Good morning, my dear students. How are you all? Today we will discuss chapter 3 plant and development. देखो बेटा, इसका कुछ पोर्शन हम कर चुके हैं, आज हम आगे करने वाले हैं। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। मेन इस चैप्टर में क्या है बेटा कि डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि डेवलपमेंट क्या है, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ये हमने देखा था। डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल के अलग अलग व्यू हैं किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। उड़ीसा में जितना भी ट्राइबल एरिया है वो वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाने की परमिशन देते हैं, लेकिन बिजनेसमैन वहाँ पर फैक्ट्री लगा के डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, फिर हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर मॉडर्न से दिया है, मॉडर्नाइजेशन से दिया है। और मॉडर्नाइजेशन कब होगा बेटा, जब हम वेस्ट के जितने भी कंट्री हैं, यूरोप के हैं या यूएस में हैं, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वहाँ पे उस तरीके से हम इंडिया को अगर डेवलप करते हैं तो डेवलपमेंट मानी जाती है। ऐसा अकॉर्डिंग टू चैप्टर है, लेकिन डेवलपमेंट डिफरेंट लेवल पे हो सकती है बेटा। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं कि प्लानिंग क्या है। हमने देखा था प्लानिंग क्या है। अब देखो बेटा, प्लानिंग जो वाला सिस्टम है ना, भी कोई भी देश कैसे काम करता है, ठीक है, कोई भी कंट्री कैसे वर्क करती है फुल ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, कहीं ना कोई प्लानिंग होती है। प्लानिंग का जो विचार है बेटा वो एकदम से हमारे सामने नहीं आता है, टाइम लगता है इसको डिज़ाइन करने में, इसको प्लान करने में। लेकिन इंडिया में 5 ईयर्स प्लान आ जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ध्यान से देखो। अब आ जाता है हमारा प्लानिंग कमीशन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। हम ये कह सकते हैं इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। तभी से प्लानिंग कमीशन आता है बेटा हमारे सामने। ठीक है, कब आता है, 1951 में। अब प्लानिंग कमीशन जैसे ही इंडिया में आता है बेटा, तो हम सभी लोगों के दिमाग में ये सेट होता है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वाले हैं या जो हमारे एंटरप्रेनर हैं वो ये चाहेंगे कि ऐसा आइडिया भारत में ना हो। क्योंकि एक थ्योरी होती है बेटा, क्योंकि वो लोग क्या चाहते हैं कि उनको खुला मार्केट मिले, किसी तरीके की रोक टोक ना हो, वहाँ पे कंपनी का खुद का कंट्रोल हो, सरकार का कंट्रोल ना हो। तो इंडस्ट्रीज वाले तो यही चाहते हैं, फैक्ट्री लगाने वाले। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है बेटा, जब हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजिस्ट हैं वो बहुत अच्छे से टुगेदर इकट्ठे होकर 1944 में बेटा हमारे सामने एक ड्राफ्ट लेके आते हैं। ठीक है, और उस ड्राफ्ट का नाम क्या है बेटा, बॉम्बे प्लान। आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बॉम्बे प्लान क्या था, तो आप क्या कह सकते हो, ए ज्वाइंट प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप ए प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री। हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन जो है एस्टाब्लिश करने के लिए हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एक प्लान लेके आते हैं, उसको बॉम्बे प्लान कहते हैं। अब देखो बेटा, इसमें चाहे हमारे राइट ग्रुप वाले हों चाहे हमारे लेफ्ट वाले हों, सबका एक ही मोटिव होता है कि देश का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन प्लानिंग कमीशन हाल ही में ये हमारे देश में अभी वर्क नहीं कर रहा है बेटा। इसकी जगह कौन सा आ गया है बेटा, अभी नीति आयोग आ चुका है। कौन सा आ चुका है बेटा, नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जो प्लानिंग कमीशन होता है इसका चेयरमैन कौन होता है, इनका चेयरमैन होता है देश का प्राइम मिनिस्टर। जैसे हम कहें नीति आयोग आया है अभी हमारे पास, तो उसका चेयरमैन कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसके चेयरमैन बेटा कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा, अब इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, इसके प्लान क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्ली इनिशिएटिव्स देख लो क्या है बेटा। यूएसएसआर की तरह इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, 5 ईयर्स के लिए देश के डेवलपमेंट के लिए प्लान किया जाता है। आइडिया बहुत ज़्यादा सिंपल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है बेटा, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेती है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। और उनके अकॉर्डिंग बेटा बजट जो होता है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक बजट होता है बेटा नॉन प्लान, उसमें क्या आता है, उसमें रूटीन के खर्चे आते हैं। ठीक है, ईयरली बेस खर्चे आते हैं। और दूसरा होता है बेटा प्लान बजट, उसमें क्या होता है 5 ईयर्स का आपको पूरा रिपोर्ट देनी होती है। अब इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से बेटा वो जो 5 ईयर्स प्लान है हमारा, उसको अपनाने से फ़ायदा क्या होता है कि लंबे समय तक हमारे देश की इकोनॉमी को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे को आइडिया हो जाता है कि 5 ईयर्स में हमारी कितनी इनकम होगी, हमारा कितना एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो लो रियल में आप पिक्चर दे सकते हो। ये गाँव के वाले में दिखा रखी है पिक्चर। ये देखो कैसे सेंटर में इसको प्लानिंग को पुश करते हैं, लेकिन वास्तव में बेटा प्लानिंग की गई थी, लेकिन सही तरीके से जो 5 ईयर प्लान है वो हमारे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में सही रहता है, लेकिन बाद में क्या आता है, जो टारगेट हम
फिक्स करते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। अब हम देखेंगे बेटा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, जैसे ही हमारे देश में हमारे सामने आता है, कब आता है बेटा, दिसंबर 51 में ये हमारे सामने आता है। और अब ध्यान से देखो बेटा कितनी एक्साइटमेंट है हमारी कंट्री में। देखो 1951 में ये हमारे सामने आता है, ए लॉट ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट ऑन द कंट्री। और लोग जो एकेडमीज़ वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सब डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा किसके बारे में, इसी के बारे में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक्साइटमेंट है बेटा वो तो पीक लेवल पर चली जाती है। ध्यान से देखो जो हमारी एक्साइटमेंट है जब हमारा सेकेंड ईयर प्लान आता है वो तो कब 1956 में आता है, और हमारी एक्साइटमेंट जो है पीक पर चली जाती है। और हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे देश का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी बहुत हाई लेवल तक चली जाएगी। थर्ड 5 ईयर प्लान आता है बेटा 1961 में, तब तक तो हमारा एक्साइटमेंट बनी रहती है थर्ड तक, ठीक है। लेकिन लास्ट में बेटा जैसे फोर्थ 5 ईयर प्लान की ड्यू आती है भी 1966 में, आफ्टर 5 ईयर्स हमारे को ये स्टार्ट करना होता था। हम 5 ईयर का प्लान लेके आते हैं। 1966 में क्या होता है बेटा कि हमारे देश के पास थोड़ी सी इकोनॉमिक जो है डाउन चली जाती है हमारी, तो हम क्या सोचते हैं क्यों ना हम एक प्लान हॉलीडे करें, मतलब कुछ समय के लिए हम जो ये 5 ईयर प्लान था इसको टाल देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते क्योंकि इकोनॉमी ठीक नहीं थी। अब क्रिटिक्स को क्या होता है बेटा, क्रिटिसाइज़ करना होता है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने इसका जो प्रोसेस था, जो प्रायोरिटी थी उसको ढंग से नहीं किया, ये वो जो कुछ लोग वैसे बोलते रहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे बेटा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है उसका मेन फोकस किस पे था, किसने उसको ड्राफ्ट किया था, जितना गोल था क्या वो अचीव कर पाए, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ इसको, चैप्टर अच्छा है, थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। 1 लाइनर क्वेश्चन आपके यहाँ से आराम से आएंगे। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे पहले बेटा कब स्टार्ट होता है, 1951 से 1956 तक, ठीक है। इसमें क्या मेन मोटिव क्या है इसका बेटा, हमारे को पॉवर्टी को कम करना है, हमारे देश में गरीबी को सबसे कम करना है। अब दूसरा इसका मेन है क्या है बेटा, इसको किसने ड्राफ्ट किया था, के.एन. राज ने इसको क्या किया है, ड्राफ्ट किया है बेटा। और इसने क्या कहा, के.एन. राज ने, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि इंडिया को अपनी डेवलपमेंट क्या करनी चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे करनी चाहिए। अगर हम तेज़ी से डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, एंडेंजर हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। और मेन जो इसका मोटिव था बेटा वो किस पे था, वो इरिगेशन पे था, एग्रेरियन पे था, मतलब एग्रीकल्चर पे था। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है बेटा उसमें क्या मेन फोकस किया गया, कृषि पे किया गया। भाई एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, देख लो एक बार आप, एग्रीकल्चर सेक्टर है बेटा वॉज हिट हार्डेस्ट बाई पार्टीशन। 1947 में बेटा वो बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हुआ था। इट मीन्स हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए अर्जेंट नीड थी कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिससे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम ठीक हो जाए, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, इसके लिए हमने क्या किया, एक भाखड़ा नांगल डैम पे कुछ पैसे लगाए, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने जो मेन प्रॉब्लम थी हमारे एग्रीकल्चर में ग्रोथ में, वो क्या मेन क्या थी, प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल क्या थी बेटा, कि हमारा जो लैंड था उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको रोक लगाने के लिए कुछ कार्रवाई की गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारे प्लानर थे ना बेटा वो क्या चाहते थे कि अगर हमारे को इकोनॉमी बढ़ानी है तो सबसे पहले हमारे को क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमारे को नेशनल इनकम में बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि हमारे को नेशनल इनकम बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, हम स्पेंडिंग जो है हमारी वो कम होनी चाहिए, सेविंग क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लेकिन बेटा 1950s में तो क्या हुआ था कि पैसे ही लोग बहुत कम खर्च कर रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। अब प्रॉब्लम ये आ रखी थी हमारे पास कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम को बढ़ाएं। अब एक मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान में देखो बेटा, वो कहते हैं कि कंट्री के पास इतना पैसा ही नहीं है जितने वहाँ पर काम करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से बेटा फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान में हम अपनी जो इनकम थी उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर पाए। लेकिन बेटा 1960s और 70s में थी ये बहुत ज़्यादा लो लेवल पर चली जाती है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। मतलब सेकंड जो 5 ईयर प्लान है बेटा उसमें किस पर फोकस था, इंडस्ट्रीज़ पे। अब आपका वन क्वेश्चन देखो, फर्स्ट 5 ईयर में किस पे फोकस था, मेनली एग्रीकल्चर पे था, ठीक है। सेकंड में हमारे पर किस पे है बेटा, इंडस्ट्रीज़ पे है। इसको ड्राफ्ट किसने किया है, PC महालनोबिस ने किया है। ये क्या चाहते थे कि पहले वाले में हमारे पास पेशेंस था, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को हम देख रहे थे, लेकिन अब की बार हमारे पास पेशेंस नहीं है, हम क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक मीटिंग भी होती है बेटा, इसके बारे में बात की जाती है, लेकिन कुछ इसके क्रिटिक्स भी होते हैं। उनका क्या मानना है बेटा कि अकेला
अगर हम इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देंगे लेकिन एग्रीकल्चर को हम बढ़ावा नहीं देंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। बार बार परेशानी होती है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं देते, इंडस्ट्री पे क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील वगैरह की फैक्ट्रीज वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन नेट सेल में हम ये कह सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहता है। अब हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो बेटा, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा तो सकते हैं, ठीक है, बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि हम बैकवर्ड हैं। हमारे को टेक्नोलॉजी लेने के लिए क्या पड़ेगा बेटा, अपनी फॉरेन जो करेंसी है उसको मार्केट में के हिसाब से उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे, उसमें क्या है बेटा, जो देखो इंडस्ट्रीज़ अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। अब भी क्या बता रखा है बेटा, इंडस्ट्रीज वाले ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं किससे, एग्रीकल्चर से। लेकिन अगर आप सपोज करो आप एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दोगे तो किसकी शॉर्टेज हो जाएगी, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। अब प्लानर क्या चाहता है कि एक ऐसा बैलेंस कर दिया जाए इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में कि किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी ना आए, लेकिन ऐसा कभी होता है क्या, बैलेंस चीज़ें होती ही नहीं कभी। इस तरीके से क्रिटिक्स भी बार बार यही परेशानी करते रहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही हमारे सामने अच्छे तरीके से आएँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बेटा। कुल मिला के ये भी सेकेंड ईयर में हम ये इसमें कह सकते हैं कि कुल मिला के ठीक था। आप ये देख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है, आपने कभी देखा है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है? ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए कोई भी चीज़ सेंट्रलाइज हो। देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लानिंग ऑलवेज हैज़ टू बी सेंट्रलाइज्ड, नोर इट इज़ दैट प्लानिंग इज़ ओनली अबाउट द इंडस्ट्रीज एंड द लार्ज प्रोडक्ट। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए आप कोई भी चीज़ों को सेंट्रलाइज करो, या किसी भी फैक्ट्री या प्रोजेक्ट्स के लिए आपको हर चीज़ सेंट्रलाइज करनी पड़ेगी, नहीं। आपके इसमें केरला में बता रखा है बेटा कि केरला एक मॉडल है जहाँ पर विकास करने के लिए केरला मॉडल का यूज़ किया गया था। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से बेटा केरला मॉडल में एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लैंड रिफॉर्म पे, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी जोर दिया गया है पॉवर्टी को कम करने के लिए। इसके बावजूद भी आपको पता है वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया बहुत कम है। आपको पता है अपने इंडिया में 28 स्टेट है, केरला का जो लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा है, सबसे हाई लेवल पर चला जाता है बेटा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखो इंडस्ट्री एरिया नहीं है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। आपको पता है बेटा इंडिया में गोवा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है और ये हरियाणा सेकंड नंबर पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम है। लेकिन यहाँ पे और चीज़ें अच्छी हैं बेटा, देखो लिटरेसी रेट अच्छा है। इन्होंने कहा कि इन्फेंट शिशु मृत्यु दर वगैरह फीमेल की जो आफ्टर बेबी बर्थ के बाद जो डेथ होती है वो भी कम है, लो बर्थ रेट है, हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर। लेकिन ये सब के बावजूद भी यहाँ पर मेडिकल केयर बहुत अच्छी होती है। वो कहते हैं कि बिटवीन 1987 से 1989 में गवर्नमेंट यहाँ पर बेटा क्या एक ड्रामेटिक, एक मिनट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, द गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव, एक डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव लेके आती है बेटा। उसका मतलब ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, ठीक है, उनके छोटे छोटे उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनाए दिए जाएं और वो किस में भाग लें, वो पंचायत में, ब्लॉक समिति में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में खुद अपना काम करें। मतलब देखो बेटा केरला एक छोटा सा क्या है स्टेट है, वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं हर चीज़ को हम क्या करें सेंट्रलाइज करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिसेंट्रलाइजेशन करके भी वहाँ पर आप डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख लो साइड में क्या लिखा हुआ है, की कंट्रोवर्सीज का मतलब ये है कि बेटा देखो द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट फ्लोड इन द अर्ली ईयर्स रेज्ड सेवरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कहता है कि जो डेवलपमेंट हमारा बड़ा है उसमें हमारे सामने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। लेट अस एग्जामिन 2 ऑफ दिस डिस्प्यूट दैट कंटिन्यू बी रेलिवेंट। वो कहता है कि इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्रीज, यही प्रॉब्लम थी बेटा। फर्स्ट में एग्रीकल्चर बेस था, सेकंड में इंडस्ट्री था, ठीक है बेटा। बाकी कल हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय एवरीवन।